हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम 2025 का 10th का जो पेपर था हमारा बोर्ड का, उसको सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास 2025 का एक एग्जाम पेपर है जिसका कोड है 822 CB। इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है वो है दो संख्याओं ए और बी का HCF हमें 5 दिया है और उनका LCM हमें 200 दिया है। तब ए और बी का गुणनफल, मतलब कि दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को इतना लिख लिया है कि ए और बी का हमारा HCF कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ए और बी का LCM हमारा 200 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का जो गुणनफल है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। हमारा यहाँ पर जो है फॉर्मूला हमारा है इसका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा है लस गुणे मैस, बराबर है हमारा लस गुणे मैस, या फिर आप इसको LCM मल्टीप्लाई HCF भी कह सकते हैं। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हमारे पास A और B हैं और इनका LCM हमें कितना दिया है 200। HCF हमें कितना इसका दिया है 5। अब हमें इन दोनों की गुणा ही निकालनी है। तो A क्रॉस B या A गुणे B बराबर हमारा कितना हो गया 1000। इन तीनों की गुणा करने पर 1000 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 1000। इसमें विकल्प नंबर जो B इसका दिया है वो हमारा सही है। आइए इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि संख्या 4√3 वो क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है। देखिए, अगर कोई संख्या अंडर रूट में या वर्गमूल में इस तरीके से है कि हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं बिना दशमलव भिन्न के या बिना दशमलव वाली संख्याओं के, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 20-25 का LCM हमारा 100 है तो HCF का मान कितना है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। संख्या हमारी क्या है 20 और 25 है। उन दोनों संख्याओं का हमारा LCM दिया है 100, हमें HCF निकालना है। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है। फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF, या आप हिंदी में भी चाहे लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, लस है और गुणे मैस है। अब पहली संख्या हमारी कितनी है 25 है, पहली संख्या हमारी 20 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 25 है। LCM हमारा कितना दिया हुआ है 100 और जो HCF हमारा है वो हमें इसमें से निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस 100 को इनके नीचे भेज देंगे। तो HCF हमारा हो जाएगा 20 गुणे 25 और बटे 100। 20 कम 20, 20 पंजे 100। क्या बचा हमारा 25 बटे 5। 5 से हम 25 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। इस हिसाब से हमारा HCF हो गया इसमें 5। विकल्प हमारा कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 में इसका D ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 5 हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विकल्प नंबर 4। यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x के मान ज्ञात करने के लिए आइए इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, 1/x² + 6 बराबर 1/10। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इसकी तिरछी गुणा कर देंगे। तो जब इसकी गुणा यहाँ पर 1 में होगी तो हमारा क्या हो जाएगा x² + 6, और जब 10 की गुणा हम 1 में करेंगे तो बराबर कितना आएगा हमारा 10। अब हम 6 को इधर भेज देंगे। x² बराबर हमारा हो जाएगा 10 - 6। तो x² बराबर 10 में से 6 के कितना हो जाएगा 4। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पे हमारा क्या आ जाएगा √4, और जब अंडर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा ±2। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ±2 होगा, क्योंकि जो 4 है वो 2 का ही वर्गमूल है या वर्ग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं विकल्प हमारा B जो है वो सही होगा। 4 विकल्प हमारे हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे के विकल्प पे। आगे 5वां विकल्प हमें दिया है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो हमें c का मान ज्ञात करना है। देखिए, मूल बराबर हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इस समीकरण की स्टैंडर्ड समीकरण जो हमारी होती है उससे तुलना करेंगे। स्टैंडर्ड समीकरण हमारी है ax² + bx + c बराबर 0।
तुलना करने पर हम देखेंगे कि a बराबर हमारा 2 है, b बराबर -8 है और c बराबर हमारा c है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये कंडीशन कि मूल जो हमारे हैं वो बराबर हैं। मूल बराबर होने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है? मूल बराबर होने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, हमारे a, b और c के मान रख देंगे। b का मान हमारा कितना था? -8 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान हम c ही रखेंगे बराबर 0। 8 का वर्ग हमारा हो जाएगा 64, -4 दूनी 8, c बराबर 0। 64 को अब हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। -8 c बराबर 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -64। अब c बराबर -64 बटे -8। जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। c का मान हमारा आ जाएगा 8। यहाँ पर ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में हमारा 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो इसका सही आंसर है। आइए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 6 नंबर कि यदि बहुपद जो हमारा है x² - 3x और +5a का एक शून्यक 2 है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शून्यक 2 हमारा दिया है उसको x के बदले हम इस सवाल में रखकर a की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं इस सवाल को। ये 6 नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के बदले अपना 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, -3x के बदले 2 और 5a। यदि इस सवाल में हमें दिया गया है कि ये जो है 2 इस समीकरण का एक शून्यक है, अगर 2 इस समीकरण का एक शून्यक है तो 2 को x के बदले यहाँ रखने पर समीकरण हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमने x के बदले यहाँ 2 रख दिया है तो हम अपनी समीकरण को 0 के बराबर कर लेते हैं। अब 2 का वर्ग करने पर हमारा 4 आएगा, 3 की गुणा 2 में करने पर 6 + 5a बराबर 0। 6 में से 4 गया, हमारा बचा -2 + 5a बराबर 0। 2 को हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे। 5a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और a बराबर 2/5। आइए चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो a बराबर 2/5 ये हमारा जो विकल्प सी है ये वाला हमारा सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जिसमें दिया है कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए आप चाहे तो श्रीधराचार्य नियम भी लगा सकते हैं या फिर इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे जो कि एक आसान मेथड है और जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन छोटा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये 6 है इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो वो गुणनखंड हमारे हैं 3 दूनी 6, 3 और 2 के गुणा करने पर हमारा 6 आएगा और दोनों को जोड़ने पर हमारा 5 आएगा। तो इस 5 के बदले हमें क्या लिखना है, जो हमारे गुणनखंड आए हैं हम इसको लिखेंगे 3 + 2। ये जो हमारा x था इसको हम बाहर ही लिख देंगे +6। अब हमें क्या करना है, x² माइनस के यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और इधर से x से -3x माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 6। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x - 3। इन दोनों में से हम माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x - 3। अब x - 3 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x - 2। अब चूंकि हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। वैसे तो ये अधिलघु विकल्प क्वेश्चन है तो इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करके टिक करना है जो हमारे आंसर है, पर तब भी मैं इसको लिख के बता दे रही हूँ ताकि आगे क्वेश्चन के लिए आसानी हो। हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। फिर इस वाले गुणनखंड को भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। x के हमारे 2 मान आए हैं, एक 3 और एक 2। इसमें विकल्प डी जो हमारा है उसमें 3 और 2 हमारा आंसर दिया है, तो विकल्प डी जो हमारा है वो सही होगा। ये 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसके लिए मैं आपको ग्राफ बना के बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर संख्या या चिन्ह बदल भी जाए तब भी आप क्या करें, उसको सही से लगा पाएँ या लिख पाएँ। जैसे ये हमारी जो है संख्या रेखा लाइनें हैं, ठीक, ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। यहाँ पर हम x डैश मानते हैं और यहाँ पर y डैश।
यहाँ से ये शून्य हमारा है, यहाँ से जब हम आगे की साइड पे चलते हैं तो हमारे सारे नंबर प्लस होते हैं, जैसे कि प्लस का 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। इस तरीके से जब अपोजिट साइड चलते हैं तो हमारे नंबर माइनस होते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से और भी होते हैं। ऐसे ही जब वाई एक्स पर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारे नंबर प्लस होते हैं, +1, +2, +3। और जब नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे नंबर माइनस में होते हैं, -1, -2, -3। अब देखिए आपकी संख्या जो है, क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, -5 और 6। -5 और 6 हमारा ऐसे लिखा हुआ है। इसमें जो पहली संख्या होती है ये हमारा x अक्ष पे होता है और दूसरी संख्या जो होती है हमारा ये y अक्ष पर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं x अक्ष पे हमारा -5 है, तो x अक्ष पे -5 हमारा इधर साइड में आएगा और y अक्ष पर हमारा +6 इधर साइड में आएगा। ठीक, ऊपर जाने पर इसका मतलब कुल मिलाकर इस वाले हिस्से में हमारा -5 और 6 पड़ेगा। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि -5, 6 हमारा द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा बी, द्वितीय चतुर्थांश, ये सही होगा। और साथ ही मैंने आपको समझा भी दिया है, अगर यहाँ संख्या या इनके चिन्ह बदले हों तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई संख्या हमारे पास है -5 और -6, ये आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो देखिए माइनस का x ये लाइन है और माइनस का ही y हमारा ये लाइन है, तो इन दोनों लाइनों का चतुर्थांश यहाँ पर है, तो ये दोनों हमारे तृतीय चतुर्थांश में होंगे। इस तरीके से है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई हमारी क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमसे चाप की लंबाई पूछा है। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। यहाँ पर r हमारा क्या होता है, r हमारा त्रिज्या होती है, पर चूंकि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें त्रिज्या r नहीं है, उसमें त्रिज्या के लिए a शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है इसके बदले हम क्या करेंगे, a लिख लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2πa और थीटा बटे 360। अब ये देखते हैं किस ऑप्शन से मैच करता है। ये रहा हमारा 2πa थीटा बटे 360। ठीक, तो इसका जो विकल्प नंबर ये है हमारा बी, ये सही हो जाएगा 2πa थीटा बटे 360। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A 45 डिग्री है, कोण E 56 डिग्री है, तब कोण C किसके बराबर है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है DEF। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया ये गया है कि त्रिभुज ABC और DEF जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं और कोण A बराबर 45 है, E बराबर 56 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कोण A हमारा जो है, कोण A हमारा 45 डिग्री है और कोण E बराबर हमारा 56 डिग्री है। तो हमें कोण C जो है, एंगल C, वो ज्ञात करना है। देखिए जब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप ही हैं तो अगर E हमारा 56 डिग्री है तो B भी हमारा 56 डिग्री ही होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। कोण C बराबर 180। कोण A का मान हमारा कितना है 45, कोण B का मान हमारा है 56 और कोण C जो है उसके मान हमें निकालना है। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर जो हमारा है, इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 101। तो कोण C बराबर हो जाएगा हमारा, या मैं एक लाइन ऐसे लिख दे रही हूँ पहले, 101 प्लस कोण C बराबर 180 और कोण C बराबर 180 माइनस के 101। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 79। इससे कोण C बराबर हमारा कितना हो गया 79 डिग्री। अब हम अपने आंसर को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो 79 डिग्री दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।